इतिहास लेखन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमने इसके पूर्व में चक्रीय सिद्धांत पर अध्ययन किया। अब आज हम लोग थोड़ा सा इस बात पर अध्ययन करेंगे, हिस्ट्रियोग्राफी में एनवायरमेंटल थ्योरी, इतिहास लेखन में पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरण, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और हमारे आसपास जो भी घटित होता है या जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हमारा जीवन निहित है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये जो पर्यावरण है, हिस्ट्री राइटिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और हिस्ट्री राइटिंग में इस थ्योरी का कहाँ तक वो उसको प्रभावित करता है, ये हमारे अध्ययन का आज प्रमुख बिंदु है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल थ्योरी या पर्यावरण जो है वो प्रमुख रूप से क्या है। तो पर्यावरण एक तो जिसमें हम ज्योग्राफी की बातें करते हैं, भूगोल की बातें करते हैं कि पहाड़ हैं या यहाँ की जलवायु कैसी है या ठंडा प्रदेश है, तो ये तो हो गया उसका भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक पर्यावरण। जिस सामाजिक मूल्यों के साथ मनुष्य का विकास और सभ्यता आगे बढ़ती आई है, उसका स्पष्ट प्रभाव हमें उसके इतिहास लेखन में दिखता है। और फिर आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो समाज और सभ्यता से मेल खाता हुआ है, लेकिन संस्कृति में कहीं ना कहीं भाषागत रस्मों रिवाज और जो परस्पर व्यवहार है मानव जाति का, उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। तो इतिहास लेखन का एक प्रमुख सिद्धांत है पर्यावरण का सिद्धांत। जैसे कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आता है प्रमुख रूप से कि किसी भी देश का इतिहास उसके भूगोल से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मराठास, तो हम देखते हैं कि शिवाजी ने मराठों ने एक नई छापेमार युद्ध शैली विकसित की और वहां पर वो काफी सफल रहे। तो ये उनका एक भौगोलिक प्रभाव था जो हमें मराठा हिस्ट्री में दिखाई देता है। उसी तरह से इसके पूर्व में हम देखते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें ये था कि भारत अनेक भाषाओं, अनेक हम कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना, भारत की हर थोड़ी देर की में एक बोली और उसकी पानी बदल जाता है। तो यहाँ का रहन सहन, खान पान सब भिन्न था। तो यहाँ पे इतनी रियासतें थी, देशी रियासतें थी कि जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को बहुत प्रेरित किया और वे सफल होते गए क्योंकि यहाँ पर इतना व्यापक रूप था। कोई एक रियासत तो थी नहीं, अलग अलग, क्योंकि भौगोलिक रूप से भी भारत बहुत बड़ा है, एशिया में काफी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र लिए हुए है। तो इसका इतिहास जो है वो अवश्य ही इससे प्रभावित हुआ है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। और दूसरा, भारत के सामाजिक परिवेश में इतिहास लेखन कैसे प्रभावित हुआ है। यहाँ का, जैसे यूरोपीय या ब्रिटिश लोग जब भारत में आए हैं तो उन्होंने इस तरह से भारतीयों का आकलन किया कि भारतीय इतिहास लेखन में उन्हें विकास और करना है। लेकिन भारत का इतिहास लेखन यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक से कैसे गुथा हुआ था, वो हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखा गया
स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे प्राचीन भारत में। वो काव्यात्मक शैली में है, वो नाटक के रूप में है, जिसके एग्जाम्पल में मैं बोलना चाहूंगी जैसे कि कालिदास के नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस तरह के जो समुद्रगुप्त पर उनके लेखन है, वो सब नाटक जो हैं वो इतिहास लेखन में एक सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण को प्रभावित किए हुए दिखते हैं। उसी तरह से पंचतंत्र की कहानियां हैं। ये जो पर्यावरण है, ये भारत का सांस्कृतिक पर्यावरण रहा है। और इसके अलावा भारत में काव्य, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, तो एक लोक संस्कृति विकसित हुई भारत में, और उसका लोक संस्कृति का प्रभाव भारत के साहित्य में दिखा। तो ये जो साहित्य है ये भारत के इतिहास को प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभाव है ये राजनीतिक स्वरूप में भी दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पर एक पुनः नया पॉइंट आता है, वो ये कि किसी भी पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव उस देश, उस कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर भी किसी तरह पृष्ठभूमि प्रदान करता है। जैसा कि भारत में विदेशी आक्रमणों का इतिहास हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो आक्रमण भारत में होते रहे, यूनानी, हूण, कुषाण, फिर उसके आगे हम आते जाते हैं तो फिर उसके इतिहास में मगध का इतिहास, गुप्त वंश का उदय, राजपूतों का उदय, फिर हमारा अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, इस तरह से यूरोपीय सभ्यताएं जैसे यूरोपीय देशों के फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज, तो ये सारे जो हैं ये भारत के राजनीतिक इतिहास को इन्होंने प्रभावित किया है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही भारत की राजनीतिक स्थिति इससे पूरी तरह परिवर्तित हो गई। अगर हम इसको विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर देश के भौगोलिक प्रभाव वहां के इतिहास लेखन में पड़ता है और इतिहास निर्माण में भी पड़ता है। दोनों अलग बातें हैं, इतिहास निर्माण अलग है और इतिहास लेखन अलग है। तो इतिहास निर्माण में जैसे हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो इतना बड़ा विजेता था, जब वो मॉस्को के युद्ध में जा रहा था तो जार ने कहा था कि मेरे दो मित्र हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देते, वो है मेरी ठंड के, इस ठंड पड़ने वाली ठंड के मित्र और ये गिरने वाली बर्फ। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो उस ठंड को उसकी सेनाएं नहीं झेल पाई और मॉस्को तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह परास्त हो चुका था, उसके सैनिक उस ठंड से समाप्त हो गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास में वो एक मॉस्को का जो युद्ध है वो एक हार के रूप में परिणित हो गया। ऐसे कई हमें उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे जिसके भूगोल ने इतिहास के निर्माण को प्रभावित किया, लेकिन जब उसके इतिहास को लिखा जाता है, वहां के संस्कृति को समझा जाता है, तब वहां के इतिहास को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इतिहास तो वो है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इतिहास वो नहीं है जिसे हमने आंखों से देखा है। तो इतिहासकार जो उस इतिहास को लिख रहा है, इतिहास गढ़ने वाला तो कोई और है, लेकिन इतिहास लिखने वाला जो हम तक उस इतिहास को ला रहा है, उसका पर्यावरण उसको बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति में पलता बढ़ता है,
उसकी भाषागत विशेषताएं भिन्न होती हैं, उसकी चीजों को देखने का दृष्टिकोण भी भिन्न होता है। इसलिए इतिहासकार के इतिहास लेखन में एक ही विषय में एक ही घटना परक इतिहास को विश्लेषण करने में इतिहासकार का दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। तो प्रमुख रूप से पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में भी जो इतिहास लिखा गया है, चाहे वो काव्यात्मक रूप में हो, चाहे वो नाट्यशास्त्र के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग नैतिक मूल्यों की बातें हो, महाकाव्य हो, या राजपूतों के गाए जाने वाले चारण गीत के रूप में हो, चाहे वीर गाथाएं हो, वो कहीं ना कहीं उस पर्यावरण के द्वारा इतिहास को प्रभावित की गई होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रमुख जो बिंदु हैं वो ये हैं कि पर्यावरण किसी भी इतिहास को के निर्माण में, उसके गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। वहीं इतिहास लेखन में भी उसके राजनीतिक, उसके भौगोलिक, उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम फिर से प्रमुख रूप से देखेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास की जो हमें साहित्य मिलते हैं उनकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। फिर बौद्ध धर्म के समय में जब हम 6ठी शताब्दी से पूर्व तक आते हैं तो उसके बाद हम लोग ब्राह्मी लिपि या पाली भाषा का प्रभाव देखते हैं। फिर हमें गांधार शैली, मथुरा शैली के द्वारा निर्मित मूर्ति कला का प्रभाव दिखाई देता है। उसी तरह से वास्तुकला में, चाहे वो मंदिरों का निर्माण हो, चाहे वो किसी भी तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, अगर हम क्रमबद्ध रूप से आते हैं तो हम सबसे पहले मंदिरों को देखते हैं, उसके बाद किले देखते हैं। राजपूत शैली के किले बने हुए हैं, बड़े विशाल, बड़े मजबूत गढ़ बोला गया है जिनको। उसके बाद मुगल समय के या सल्तनत कालीन समय के हमें प्रमुख रूप से जो प्राप्त होते हैं उसमें उनके मकबरे हैं, या जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरे का किला है। ये सब कहीं ना कहीं इतिहास के पर्यावरण को दिखाते हैं, उसका प्रतीक है, क्योंकि समय की मांग से ये पुरातत्व की आवश्यकताएं, पुरातत्व की भिन्नताएं बदलती गई। जब आधुनिक युग में अगर हम आते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो हमें भारत के इतिहास में एक अलग ही जमींदार प्रथा और एक अलग ही सांस्कृतिक सामाजिक जो स्थितियां थी वो निर्मित होती दिखती हैं, जिसमें कि एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग में किस तरह से शोषण और कई कुरीतियों ने जो जन्म लिया, शिक्षा का प्रभाव, वो सब कुछ दृष्टिगोचर होता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो भारत के इतिहास में हम प्रमुख रूप से ये मानते हैं कि ये जो है इतिहास लेखन है वो पर्यावरण को प्रभावित और राजनीति को प्रभावित करता है, अगर उस पर्यावरण में उसकी विशेषताएं उस इतिहास में निहित होती हैं। यही विश्व परिप्रेक्ष्य पे भी हम पाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जिस तरह से उदय हुआ फ्रांस में, उसने यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। उसका जो महाद्वीपीय प्रणाली थी उसने किस तरह से यूरोप को प्रभावित किया, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रमुख रूप से समुद्र शक्ति को
चैलेंज देना था इंग्लैंड के। वैसे ही इंग्लैंड की जो समुद्र शक्ति है वो इतनी बड़ी रही कि उसने पूरे विश्व में राज किया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार। तो अपने व्यापार की को दृष्टिगत रखते हुए उसने एक साम्राज्यवादी नीति को प्रमुख अपनी शक्ति के रूप में निर्धारित किया, और उसकी वो साम्राज्यवादी नीति जो है वो इतिहास लेखन में हमें दिखाई देती है। और इस प्रकार से वहां का जो सोच है, ब्रिटिश कंपनी की जो सोच है, वो न केवल भारत में बल्कि विश्व के उनके जो कॉलोनीज थी, उनके जो उपनिवेश थे, वहां पर उनका पूरा दृष्टिकोण, जो उन्होंने आर्थिक शोषण किया, जो उन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी तरह से अगर हम इटली में देखें तो इटली और रोमन और ग्रीक सभ्यता जिस तरह से पूरे यूरोप की एक प्राचीनतम और एक विकसित उत्कृष्टतम सभ्यता के रूप में जिसे आंका जाता है, उसके पर्यावरण ने भी वहां के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम रोमन साम्राज्य के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से वहां के सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं और वहां का जो भूगोल है वो वहां के इतिहास का निर्माण भी कर रहा है, और वहां के इतिहास को एक श्रेष्ठतम रूप में लिखकर भी प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उस देश काल और परिस्थिति से संबंधित इतिहासकार अपने इतिहास को उसी तरह से लिखेगा जो वहां के जनमानस पर प्रभाव डाल पाएगी, उस जनमानस को स्वीकार होगा, और उस जनमानस की एक अपरोक्ष रूप से स्वीकृति उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं निहित ही होती है। उसी तरह से जो ग्रीक परंपराएं हैं, ग्रीक परंपराएं जिनका हम देखते हैं कि प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से पूरे एशिया और पूरे यूरोप में दिखाई देता है, वो उसके इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। और हम विश्व के इतिहास के सभी मापदंडों में इन इतिहास में जो पृथकता, समानता या हम जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, वो उसका प्रमुख आधार ये पर्यावरण ही है। और ये पर्यावरण भौगोलिक तो है ही, क्योंकि सबसे पहले जिस पर हम नजर डालते हैं वो भूगोल होता है। भूगोल जिसमें जलवायु है, वो भूगोल जिसमें कि उस समाज और उस संस्कृति के लोगों का व्यवसाय है, आर्थिक उनके आयाम हैं और उनके भाषागत आयाम हैं, और इस तरह से इतिहास में विविधता और एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की स्थापना होती है। तो इतिहास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एनवायरमेंटल थ्योरी, पर्यावरणीय इतिहास। धन्यवाद। थैंक यू।